नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द, ये समय की मांग, इस विषय को हम देखने वाले हैं। आज है 20 तारीख और आज के दिन राष्ट्रीय सद्भावना दिवस है। तो इस मौके पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द, समय की मांग। इसमें हम विषय चुनेंगे राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता एवं लोकतांत्रिक मूल्य। तो हम अपनी जो निबंध की शुरुआत है वो कुछ लाइन से करते हैं तो अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम 2 लाइनों से इसकी शुरुआत करेंगे। मज मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये अल्लामा इकबाल का कथन है। तो इससे हम अपने निबंध की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए, भारत एक ऐसा अद्वितीय देश है जिसकी आत्मा इसकी विविधता में बसती है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, वेशभूषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का संगम युगों युगों से एक साझी राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करता आया है। किसी भी स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के अस्तित्व, अखंडता और समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द रीढ़ की हड्डी के समान है। 21वीं सदी के बदलते सामाजिक, राजनीतिक और डिजिटल परिदृश्य में जब समाज में संकीर्णता और विभाजनकारी प्रवृत्तियों का उभार देखा जा रहा है, तब आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना केवल एक आदर्श विचार नहीं, बल्कि समय की सबसे अनिवार्य मांग बन चुका है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द का अर्थ। इसका क्या अर्थ है? तो पहले हम राष्ट्रीय एकता को देखते हैं। इसका तात्पर्य किसी देश के नागरिकों के बीच उस सामूहिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव से है जिसके अंतर्गत वे अपने व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, भाषाई या धार्मिक हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को अपनाते हैं। यह भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों के अंतर्मन का एकात्म भाव है। अब सांप्रदायिक सौहार्द डालेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द का अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ समाज में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच परस्पर सम्मान, सहअस्तित्व, सहिष्णुता और सद्भावना का वातावरण होना है। यह केवल एक दूसरे को सहन करना भर नहीं, बल्कि एक दूसरे की मान्यताओं और संस्कृतियों का हृदय से आदर करना है। ये हो गया हमारा सांप्रदायिक सौहार्द। इसके बाद तीसरी हेडिंग हमारी रहेगी, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और हमारी साझी इसकी विरासत क्या है। तो भारतीय इतिहास साक्षी है कि जब जब हमने एकजुट होकर प्रयास किया है, देश ने गौरवशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 की आज़ादी तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जैन सभी समुदायों ने एक साथ मिलकर तिरंगे की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की अमर मित्रता ने नेताजी की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका समावेशी स्वरूप मतलब उसमें सभी समाज से लोग उसमें जुड़े हुए थे, और महात्मा गांधी के सर्वधर्म समभाव का संदेश हमारी उस साझा गंगा जमनी तहजीब का आधार है जिसने भारत को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाया है। ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे वर्तमान समय में सौहार्द की आवश्यकता, ये समय की मांग क्यों है। तो देखिए, आंतरिक शांति ही आर्थिक और वैश्विक प्रगति का प्रथम शर्त है। अगर अंदर से राष्ट्र में शांति ही नहीं होगी
तो उसकी प्रगति कैसे होगी। यदि कोई राष्ट्र आंतरिक कलह, अविश्वास और हिंसा से ग्रसित रहेगा तो उसकी ऊर्जा, संसाधन और युवा प्रतिभा रचनात्मक कार्यों के बजाय आंतरिक तनावों से सुलझने में व्यर्थ हो जाएगी। एक विकसित राष्ट्र यानी कि जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 तक, तो विकसित राष्ट्र, विकसित भारत का स्वप्न सामाजिक शांति के बिना साकार नहीं हो सकता है। आर्थिक समृद्धि और निवेश ये किस तरह से प्रभावित होते हैं, तो देखेंगे उद्योग, व्यापार और विदेशी निवेश केवल उसी वातावरण में फलते फूलते हैं जहां कानून का शासन और सामाजिक स्थिरता हो। सांप्रदायिक तनाव विकास की गति को कई वर्ष पीछे धकेल देते हैं। वैश्विक मंच पर नेतृत्व। भारत आज वैश्विक स्तर पर विश्व बंधु और विकासशील देशों मतलब ग्लोबल साउथ के जो देश हैं के प्रखर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। और यह साख तभी स्थायी रह सकती है जब हमारा आंतरिक सामाजिक ढांचा सुदृढ़ और सौहार्दपूर्ण हो। युवा शक्ति का सही दिशा में नियोजन। किस तरह से भारत विश्व का सबसे युवा देश है। यदि इस युवा ऊर्जा को नफरत और कट्टरता से बचाकर नवाचार, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए तभी देश जनसांख्यिकीय लाभांश यानी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ उठा पाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं एकता सौहार्द के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हमारी क्या क्या आ रही हैं। तो देखिए आधुनिक युग में सांप्रदायिक सद्भाव के मार्ग में गंभीर अवरोध विद्यमान हैं। कौन कौन से अवरोध आ रहे हैं, तो देखिए इसमें डिजिटल दुष्प्रचार और फेक न्यूज़। सोशल मीडिया और इंटरनेट के युग में भ्रामक संदेश, डीप फेक और नफरती भाषण जो हेट स्पीचेज हैं पल भर में सामाजिक तनाव भड़काने का माध्यम बन जाते हैं। इसके अलावा है संकीर्ण राजनीति एवं वोट बैंक दृष्टिकोण। चुनावी लाभ के लिए धार्मिक व जातीय आधार पर ध्रुवीकरण करना और जनमानस में असुरक्षा की भावना पैदा करना राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुंचाता है। सामाजिक व आर्थिक विषमता। जब समाज के किसी वर्ग में यह भावना घर कर जाती है कि वे विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं या उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो अलगाववाद और असंतोष जन्म लेता है। कट्टरता और संवादहीनता। विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रत्यक्ष संवाद में कमी आने से पूर्वाग्रह और गलतफहमियां पनपती हैं। इसके बाद आगे नई हेडिंग है सौहार्द और एकता सुदृढ़ करने के व्यवहारिक उपाय क्या हैं। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो है सौहार्द बिगड़ता है। अब सौहार्द और एकता को सुदृढ़ कैसे किया जाए इसके व्यवहारिक उपाय देखते हैं। तो राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समाज के प्रत्येक घटक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मूल्य परक और समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना, सहिष्णुता और साझी विरासत का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि बचपन से ही सामाजिक समरसता की नींव पड़े। कठोर कानूनी क्रियान्वयन। नफरत फैलाने वाले तत्वों, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों और फेक न्यूज़ फैलाने वाले तंत्र पर बिना किसी पक्षपात के कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए। नागरिक समाज एवं मीडिया की इसमें क्या भूमिका होगी, तो मीडिया को सनसनीखेज रिपोर्टिंग और ध्रुवीकरण से बचकर रचनात्मक पत्रकारिता करनी चाहिए। मोहल्ला शांति समितियां और अंतर धार्मिक मंचों के जरिए समुदायों के संवाद को बढ़ावा मिलना चाहिए। त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की साझी भागीदारी। तो विभिन्न समुदायों के त्योहारों में परस्पर सहभागिता सामाजिक सौहार्द की डोर को सबसे अधिक मजबूत बनाती है। तो इस तरह के उपाय करके हम सद्भावना को बढ़ा सकते हैं। अब आगे देखते हैं सद्भावना दिवस। 7वीं हेडिंग है सद्भावना दिवस जो कि 20 अगस्त को है और हमारा राष्ट्रीय संकल्प क्या है।
तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में यह शपथ ली जाती है कि हम जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करेंगे और हिंसा का सहारा लिए बिना सभी विवादों का समाधान बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से करेंगे। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एकता कोई एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि सतत अभ्यास का जीवन मूल्य है। इसके बाद अगली हेडिंग और लास्ट हेडिंग है हमारी उपसंहार। उपसंहार में देखेंगे हम कि इसको जो हमने अभी तक देखा है या पढ़ा है, इसको समाविष्ट करते हैं और उपसंहार को समझते हैं। तो उपसंहार रहेगा, भारत की विविधता इसकी दुर्बलता नहीं है, अपितु इसका सबसे अनूठा सौंदर्य और सामर्थ्य है। जिस प्रकार विभिन्न रंगों के धागों से मिलकर एक सुंदर वस्त्र बनता है अथवा विभिन्न प्रकार के फूलों से एक मनमोहक माला तैयार होती है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के सौहार्दपूर्ण मेल से भारत रूपी उपवन महकता है। आज हम भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। आज जो है भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। तब प्रत्येक नागरिक का यह परम कर्तव्य है कि विभाजनकारी ताकतों को नकार कर राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मशाल को सदैव प्रज्वलित रखें। और कुछ पंक्तियों के साथ हम अपने इस निबंध की समाप्ति करेंगे। तो एकता में ही शक्ति है और सद्भाव ही राष्ट्र की भक्ति है। इस पंक्ति के साथ हम अपने निबंध की समाप्ति करते हैं। तो ये निबंध अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के और वीडियो देखने को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।